नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी और आज इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा प्रणाली 2020। इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर जोरा सिंह जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं और साथ ही साथ एक पीडियाट्रिशियन भी हैं। जी हाँ, बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड, अगर हम इन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं इनमें और नेशन बिल्डिंग का काम ये कर रहे हैं। आइए डॉक्टर जोरा सिंह से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत नमस्कार सर कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दूरदर्शन। जी, और सर आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं और जानी है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे अपने बारे में कैसा आपका पारिवारिक जो है पृष्ठभूमि रही और अपने बारे में थोड़ी सी आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी। जी, मैं डॉक्टर जोरा सिंह हूँ जी। और एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाता हूँ जी, उसका चांसलर की सेवा कर रहा हूँ मैं। जी। छोटी सी फैमिली है, दो बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है। एंड बाय द वे बेटी जो है वो देशभक्त रेडियो की संचालक है। जी। And right now in Canada, she is anchoring one show of their local Punjabi radio. जी। And son is into the university running business. And both the children are married off. My wife, she is the pro-chancellor of the university, and she's contributing a great deal of her services, her experiences in running the radio as well as running the university. जी। तो सर आप एक डॉक्टर हैं और सोशल वर्कर की अगर हम बात करें तो इस भूमिका में आने का और एक यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का और उसको इस्टेब्लिश करने का ख्याल कहाँ से आया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ, चंडीगढ़ स्टेट IMA का। और ये शुरू से लगन रही है, कुछ ना कुछ और करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ और बेटर करना है। सो मे बी दैट आई वाज थिंकिंग इन द बैक ऑफ माइंड दैट मैं डॉक्टरी की जो अपनी प्रैक्टिस करता था उससे आगे निकल कर शायद मैंने डॉक्टर बनाने थे, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी, देशभक्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स पहले इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी और उसमें हर एक तरह के कोर्सेज हैं और एक कैंपस हमारा अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में है, जहां हम मेडिकल एंड योगा की एंड MBA की एंड BBA की शिक्षा प्रदान करते हैं। सर, नेशन बिल्डिंग का काम जो है वो आपके परिवार में पिछले कई सालों से चल रहा है और आपके पिताजी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो क्या वहीं से प्रेरणा आपको मिली कि मैं भी अपने देश की सेवा में किसी ना किसी तरीके से लगा रहूं? प्रेरणा तो बिल्कुल अपने परिवार से मिली है, सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी से मिली है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने काम करा है और देश की आज़ादी के लिए वो लड़े हैं और जिगर गच्चा एंड मुल्तान जेलों में उन्होंने सज़ा भी काटी है। उनको उनकी सेवाओं के लिए 1972 में उनको ताम्रपत्र के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवाजा था, टू रेकग्नाइज हिज सर्विसेज फॉर द नेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। वहीं से मोटिवेशन है, वो अपने जो उनके रिसोर्सेज थे 1972 से जितनी उनकी कैपेसिटी थी थोड़ा बहुत वो सोसाइटी के लिए योगदान पाते रहते थे, चाहे वो कैंप लगाने हैं, चाहे कोई पुअर बच्चों की फ़ीस देनी है स्कूल की, या इस तरह के हेल्थ के और प्रोग्राम, तो वो जो इस तरह की सेवा करते रहते थे। ये हमारे इट वाज इनकलकेटेड इन आवर जीन्स, इन आवर ब्लड, इन आवर फैमिली एज सच। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमारे परिवार में ऐसा था जैसे ही वाज ए गॉड इन आवर फैमिली। जी बिल्कुल। और NEP की बात करें सर, तो इस पॉलिसी को लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है वो क्या है? देखो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे पहले भी बहुत सारे जो कमीशन बने हैं। देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, उन्होंने ये टीचा लिया था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी बने थ्रू आउट इंडिया, because before that India was divided into small states, provinces and all that। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जो 2-3-4 साल उस तरह से चली और फिर 1968 में NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन
बनी। फिर 1986 में, पहले इंदिरा गांधी जी के वक्त, फिर 1986 में राजीव गांधी जी के वक्त, फिर आप उसको अपग्रेड करने के लिए फिर पॉलिसी बनी NPE 86। तो अब ये NEP 2020 जो इस वक्त बनी है पिछले 6-7 साल से, तो इसमें मेन टीचा तो यही है दैट जो इंडियन एजुकेशन को मोर इनक्लूसिव बनाया जाए जी, उसको हॉलिस्टिक बनाया जाए जी, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए। हॉलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण और भरपूर, संपूर्ण हो और भरपूर हो। और मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें ये नहीं भी ये साइंस का स्टूडेंट है, ये आर्ट्स का स्टूडेंट है, और ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी, वन स्टूडेंट कैन अडॉप्ट एनी ऑफ दीज टू, एनी ऑफ दीज थ्री, एनी ऑफ दोज फोर। जैसे फिजिक्स का स्टूडेंट म्यूजिक भी सीख सकता है, जो पहले नहीं था, बिल्कुल। एंड इंक्लूसिवनेस है जिसमें चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो डिसेबल्ड, तो वर्ड आजकल नहीं यूज करते, स्पेशल है, चाहे वो स्पेशल इन हियरिंग है, स्पेशल इन विजुअल्स है, स्पेशल इन लिम्स है, तो उनको भी समानता के साथ उनको प्रदान करा जाए, एजुकेशन प्रदान करी जाए। So there is no disparity amongst any of the national of India. जी। And जिसके साथ रिसर्च एंड इनोवेशन भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारा हम आगे बात करेंगे जी। तो काफ़ी ज़रा जोर दिया गया है। एंड इंटेग्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंडियन वैल्यूज़, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ NEP। जी। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, जी, सो दैट जो टीचर्स हैं वो उनकी साथ के साथ प्रोफेशनल मॉड्यूलर एंड ट्रेनिंग होती रहे, सो दैट वो बढ़िया से बढ़िया प्रोफेशनल, बढ़िया से बढ़िया टीचर बन सके। द मेन थीम ऑफ NEP इज़ टू मेक इंडिया विश्व गुरु, द नॉलेज हब ऑफ वर्ल्ड इंडिया डिज़ायर्स टू बिकम, एंड दिस इज़ द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू introduce this policy so that we are the विश्व गुरु finally। जी बिल्कुल, विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है। और एक समय था जब भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जब आज हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, तो कहते हैं कि जितनी आज की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंक्लूसिव जो ज्ञान था उससे भी अधिक जो था हमारे पास ज्ञान था। तो उसी ओर वही ऑब्जेक्टिव लेकर हम चल रहे हैं, और विकसित भारत में भी इसका योगदान अवश्य रहेगा, ये हम समझते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। और सर, आपने बात की इंक्लूसिवनेस की और अपनी कल्चर को साथ लेकर चलने की, तो उसमें मातृभाषा का भी बहुत योगदान रहता है। और इस पॉलिसी में मातृभाषा के प्रयोग की बात की गई है कि मातृभाषा के थ्रू हम बच्चों को शिक्षित करें, तो वो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? दिस इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड वाइड भी, बच्चे को जो जितनी समझ अपनी मातृभाषा के साथ टोटल कॉग्निटिव प्रोसेस उसके डेवलप हो सकते हैं, उतने वो इंग्लिश के साथ या फ्रेंच के साथ, हम इंडियन पर्सपेक्टिव में कहें, नहीं हो सकते हैं। अगर वो पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ है तो पंजाबी में ही ज़्यादा बात समझ पाएगा, क्योंकि टोटल एनवायरनमेंट इज़ पंजाबी। अगर वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है तो उसको उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है या हिंदी है, वही उसने पढ़ी लिखी सुनी, उसके परिवार ने बोली है, उसको कंसेप्चुअलाइज करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पॉलिसी में ये बहुत रोबस्ट वर्टिकल है दैट लोकल लैंग्वेज पर जोर दिया जाए, और कम से कम 5वीं तक तो लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, सो दैट द चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर, बहुत साइंटिफिक, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाली, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली और बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाली हो जी। और सो दैट ही कैन मेक हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द होल फैमिली ऑफ हिज सोसाइटी एट लार्ज एंड द नेशन आफ्टर ऑल, एंड ही शुड टर्न आउट टू बी अ ग्लोबल सिटीजन फाइनली। बिल्कुल।
सर, इस पॉलिसी में हमने एक बहुत अलग सा एक फीचर देखा है और जो बहुत ही सराहनीय कदम भी है, ABC। इसके बारे में बहुत बात हो रही है। ABC पर ज़रा रोशनी डालें कि ABC क्या है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपके एकेडमिक्स आपने पढ़े हैं, उसके आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं। सपोज आपने योगा का कोर्स करा, उसके 10 क्रेडिट हैं जी। आपने कंप्यूटर का कोर्स करा, उसके 20 क्रेडिट हैं जी। जैसे हम कहते हैं भी एक सेमेस्टर में यूजुअली 40 क्रेडिट्स होते हैं, एक साल के 80 क्रेडिट होते हैं। 4 साल की डिग्री जो पहले 3 साल की अब 4 साल की होती है जी। तो उसके 320 क्रेडिट हैं जी। तो वो क्रेडिट लेकर आपने जो भी कोर्स करा है उसके क्रेडिट आपको मिल गए। दे आर इन द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द UGC। तो उसको लेकर आप यू वांट टू शिफ्ट टू नाउ से एनी अदर इंस्टीट्यूट, ओके, तो वो यू विल कैरी दैट स्मॉल बैग ऑफ योर क्रेडिट्स। भी मैंने ये इतना कुछ पढ़ा हुआ है, अब मैंने 320 क्रेडिट पूरे करने हैं मेरे को डिग्री अर्न करने के लिए। आपके फादर की मदर की ट्रांसफ़र हो गई है पंजाब से UP में, आप वहाँ की किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेंगे। आप पहले वाले क्रेडिट आपको कहेंगे भी इतने तो आपने कमाए हुए हैं पहले, अब आपको इतना और बढ़ना पड़ेगा, तो आपको डिप्लोमा मिल पाएगा जो कि 1 साल का है जी। सर्टिफिकेट कोर्स है जो 1 साल का है, डिप्लोमा है जो 2 साल का है, 3 साल की डिग्री है और 4 साल की रिसर्च डिग्री बोलते हैं जी। तो उनके उसी तरह के लेवल ऑफ क्रेडिट्स हैं। तो आप किस क्रेडिट में फिट बैठते हैं या कितना क्रेडिट आपका बाकी बचता है टू अचीव ए सर्टिफिकेट कोर्स, टू अचीव ए डिप्लोमा कोर्स, टू अचीव ए डिग्री कोर्स और टू अचीव ए रिसर्च डिग्री कोर्स। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है जी। इसमें एक चीज़ और भी है, पहले हम कहते थे ना भी वो उसने 11वीं तक पढ़ाई, 10वीं तक पढ़ाई जी, उसके बाद उसकी फैमिली सर्कमस्टांस से पढ़ नहीं पाया जी। अब इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और वर्टिकल जो उसके साथ ही कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ, वो है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ओके। हम कहते थे भी हमारे बच्चे इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहाँ वो साथ के साथ पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं जी। तो उन्होंने एक कुछ क्रेडिट का काम करा, कुछ कोर्स करा जी। तो कुछ कोर्स करने के बाद उन्होंने अब कहा भी मेरे पास इतने के पैसे आ गए भी दैट मेरे पास पैसे खर्च हो गए सारे, अब मैं थोड़े से अर्न कर लूँ, तो जॉब कर लिया उसने जी। पार्ट टाइम जॉब तो पहले भी वहाँ अलाउड है जी। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी है। तो उसने अपना वो कोर्स करा, उसके बाद वो काम करने लग गया, फिर उसने पैसे कमाए, फिर वो वापस आया, फिर उसने आपका सर्टिफिकेट कोर्स ले लिया, फिर उसके बाद फिर वो छोड़ गया, फिर वो उसने कुछ कमाई करी, को काम करा, फिर उसने अपनी डिप्लोमा कोर्स कर लिया, ऐसे ही डिग्री कोर्स कर ली और ऐसे ही रिसर्च डिग्री। ये हम सुनते थे वहाँ भी ऐसे करते हैं हमारे बच्चे वहाँ जाकर भी, हाउ दे अचीव हायर एजुकेशन बाई अर्निंग वाइल लर्निंग। अब ये जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को वहाँ के वर्ल्ड क्लास सिस्टम के हानी बनाया गया है जी, कंटेम्परेरी टू दी वर्ल्ड्स एजुकेशन सिस्टम। तो हम कहते हैं भाई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी यूथ को, हमारे टीचर्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी संस्थाओं को, हमारी यूनिवर्सिटियों को समय के हानि बनाने के एक बहुत कारगर पॉलिसी है जी। एक तरह से जैसे बैंक में अपने पैसे जमा कर देते हैं तो ये एजुकेशन बैंक हो गया एक तरह से कि आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। यू कैन से सो जी, यानी आपका क्रेडिट वहाँ रहेगा ही रहेगा। अगर आपको आगे कुछ भी करना है तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। हाँ जी, यस। लेकिन लॉकर नहीं है लॉकर में तो बैंक फिर चार्ज भी करता है जी, इसमें चार्ज नहीं करता, इसमें चार्ज नहीं है, इसमें उल्टा हमें फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलता है। यस। सर, हम वोकेशनल कोर्सेज की भी इसमें बात करें, वोकेशनल स्टडीज़ की भी बात करें, वोकेशनल एजुकेशन, तो उसके बारे में बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए कि वोकेशनल एजुकेशन जो है उसमें NEP पर कैसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है जी। The target is that the 50% of the youth by 2025 should have achieved the vocational education. Okay. चाहे वो प्लम्बिंग है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे कारपेंट्री है, एंड लाइकवाइज जिस तरह की भी है। हम बात करें यहाँ की कारपेंट्री की या यहाँ की प्लम्बिंग की,
तो जहाँ जिन नेशंस में जो गैस है वो आती है ट्यूब के साथ आती है, तो वहाँ का सिस्टम, वहाँ का प्लम्बिंग सिस्टम डिफरेंट है जी। वहाँ गैस पाइप से आती है, पाइप्ड गैस हम बोलते हैं उसको जी। तो यहाँ का डिफरेंट सिस्टम है जी। लेकिन ये वाले वोकेशनल कोर्स जब वो बच्चे करेंगे और एडवांस्ड कोर्स करेंगे विद द टेक्नोलॉजी एज दैट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल, तो उसके साथ क्या है, ब्लू कॉलर जॉब्स हमारे यूथ को वहाँ भी मिलेंगे जी। वहाँ भी मिलेंगे। और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और भी वर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनलाइजेशन, जी। इसके साथ ही रिलेटेड है। तो जब हम वोकेशन में हमारे स्टूडेंट परिपक्व होंगे तो कहीं भी जॉब कर पाएंगे जी। कहीं भी अपने दे कैन सेट अप देयर ओन बिजनेस जी। इंस्टेड ऑफ सीकिंग ए जॉब दे कैन सेट अप देयर ओन बिजनेस एंड दे कैन प्रोवाइड इवन दी जॉब्स टू अदर्स। बिल्कुल। तो उसके साथ नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग तो होगी जी। and the quality of education in practical utilization of the society and the world we'll be having a huge manpower available who will earn great deal of income and raise their families to a higher level। जी। सर आपने कहा कि वोकेशनल जो हमने इसमें एजुकेशन का इंक्लूसिवनेस किया है वो बाहर जाकर हमें काम करने में भी सहायता देगी, और साथ ही साथ हम पहले जो शिक्षा नीति हमारी थी या हमारा माइंडसेट हम कह सकते हैं कि यही होता है कि हम पहले पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब जोर दिया जा रहा है कि आप सिर्फ नौकरी ले ही नहीं सकते बल्कि अब ऐसे प्रोवाइडर भी बन सकते हैं जो दूसरों को भी नौकरी दे जी। तो इसके पीछे यही थॉट प्रोसेस है कि अगर हम वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम स्किल्ड भी हो जाएंगे, स्किल्ड हो सकते हैं तो साथ ही साथ हम दूसरे लोगों को भी स्किल सिखा सकते हैं और अपना कुछ काम भी शुरू कर सकते हैं। और इससे सर आपको ये भी लगता है कि जो हमारे बच्चे बाहर जाने की ओर जो उनका एक रुझान रहता है या इंटरेस्ट रहता है वो भी कम होगा? जी। हमारा एक NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमीशन है जिसमें द प्रमोशन ऑफ द स्किल्स इज़ एंडोर्स टू द स्टूडेंट्स। तो जब वो हाई स्किल्ड होंगे, हम स्किल तो आजकल हर एक चीज़ को स्किल कहा जाता है जी। तो जितने ज़्यादा ओवर स्किल्ड या बेटर स्किल्ड हमारे पास यूथ होगी तो वो अपने बेटर काम कर सकते हैं, बेटर वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी खोल सकते हैं, अपने बिजनेस खोल सकते हैं, लोगों को तरबियत दे सकते हैं और अपना बिजनेस खुद सेटअप करके वो नेशनल बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड फर्दर मैं इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहा था, इसके साथ जो कनेक्टेड है भी दैट वो बाहर जाने के जो दो तरह के पहलू हैं। वन इज़ दैट हैविंग अवर यूथ हु आर स्किल्ड इन गुड स्किल्स एंड मूविंग आउट टू अदर नेशंस टू सर्व एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। जी। एक दूसरा पहलू है दैट जो हमारे पास हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बाहर के जो क्रेडिट सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम जो है जी। उसको इम्प्रूव करें भी। वहाँ जो इस कोर्स की जो लेवल है जो हम पढ़ाते हैं, वहाँ जो पढ़ाते हैं, वहाँ जो रिसर्च होती है, जहाँ जो हम पढ़ाते हैं या यहाँ जो रिसर्च होती है और वहाँ के रिसर्च एंड एकेडमिक्स में डिफरेंस है, तो उसको हम इम्प्रूव करें, हम अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड रिसर्च स्टैंडर्ड को उनके बराबर का उनके लेवल पर लेकर। इसका एक तो इंटरनेशनलाइजेशन का ये पहलू है जी। दूसरा पहलू है विद दैट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुलाया जाए जो पॉलिसी का हिस्सा है। अभी कोई 3-4 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी भी इंग्लैंड की ये यूनिवर्सिटियों ने अपने कैंपस इंडिया में खोल किए जी। तो उनके साथ जब वो आएंगे, वो अपना कैंपस यहाँ खोल लेंगे तो हमारे बच्चे वहाँ भी पढ़ेंगे जी। तो एक तो कल्चरल एक्सचेंज हो गई, हमारी कल्चर, हमारा भंगड़ा गिद्दा वहाँ भी पहुँचेगा जी। और जब हम उनके साथ डिफरेंट MOU करेंगे तो उसके साथ हमारी नॉलेज, हमारी रिसर्च उनके लेवल की हो जाएगी और उनको हमारे लेवल की जो हमने आपने नालंदा की बात करी है, तो we have a rich history of our own academics and research as well, तो they'll be gainful from that angle as well। तो इंटरनेशनलाइजेशन में दोनों तरफा है विद दैट वहाँ से भी हमारे पास आएंगे, हमारे भी जाएंगे और
हम उनके साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, MOUs या कोलैबोरेशंस करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ए विन विन फॉर बोथ पार्टीज, फॉर इंडिया, इंडियन यूथ एंड द वर्ल्ड ओवर। जी सर, नई एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम बात कर रहे हैं बाहर से यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ, जैसे आपने MOU की बात की, या हमारी शिक्षा नीति में हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं सर? इस पॉलिसी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इज़, जैसे वोकेशनल एजुकेशन है उसी तरह से टेक्नोलॉजी है। चाहे वो टीचर्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने का है, चाहे डिजिटल इंडिया की बात है। तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात सुन रहा था भी, लोगों के पास AI है जी, हमारे पास डबल AI है। वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज़ एस्पिरेशनल इंडिया। सो इंडिया एंड इंडियन यूथ, दे आर नोन फॉर देयर एस्पिरेशंस। इंडियन कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, टुंड्रा में भी जाकर काम कर सकते हैं, इक्वेटर पर जाके भी काम कर सकते हैं। और दे आई डोंट नो, मे बी दैट इज द ग्रेन्स, it's ingrained in them that they are tough. They can work in tough territories, tough terrains as well, and it's like that. So उसमें जो डबल AI, एस्पिरेशन इंडिया वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी जी। तो ये इंडिया में, इंडियन यूथ में बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, दैट्स वाई दे आर नोन वर्ल्ड ओवर। Indians they are very good businessmen. Yes, they are always looking to do something better, something better. Yes. And इसके साथ ही है that industry integration, academic and industry integration, जिसके साथ स्टूडेंट का माइंड ओपन होगा, how to start their own businesses and all that, and it will be further to enhance the research. भी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हमारी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फॉरेन की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, how to improvise, how to make efficient systems, how to make economic systems, how to make sustainable systems, how to make the systems which are good for mankind overall in the long run. जी, और सर बात करें कि इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद टीचर्स को भी क्या हमने इक्विप किया है, उनको भी किसी तरह की ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है इस नीति से रिलेटेड? एक प्रोग्राम इसमें है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD बोलते हैं। उसमें भी उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में पढ़ाया जाता है, उनको एजुकेट करा जाता है। जैसे अभी बात करी थी, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट रहा हूँ चंडीगढ़ स्टेट ब्रांच का 5 साल। तो हमारे कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन CMEs लगातार होती रहती है, महीने में एक CME हो जाती है, 2 हो जाती हैं जी। तो उसमें हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, से फॉर एग्जांपल कोई कार्डियोलॉजी पर नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नी रिप्लेसमेंट पर नई डेवलपमेंट हुई है, कोई हियरिंग एड पर नई डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसे हम लेक्चर कराते रहते हैं। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, सो दैट द यंग डॉक्टर्स कैन रिमेन कंटेम्पररी विद व्हाट्सएवर गोइंग इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन जी। तो इसी तरह से ही जो प्रोफेशनल हमारे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन के टीचर हैं, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग के टीचर हैं, वो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने लेवल को, अपने स्तर को आगे बढ़ाते रहें, बिकॉज दे आर टू इम्पार्ट द सेम नॉलेज, सेम रिसर्च माइंडसेट टू द स्टूडेंट्स जी। मेरे को इस बात कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्पर अमंग्स द यूथ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मेरे को किसी ने बताया था भी किसी वर्ल्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, लेकिन इंडिया के जो विजनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये साइंटिफिक टेम्पर को इतनी महत्ता दी है that to inculcate the scientific temper amongst the youth of India. So definitely India is progressing by leaps and bounds and in the scientific field a great deal. जी सर, अब हम आते हैं हायर एजुकेशन पे। तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें कैसे सुधार करेगी नई शिक्षा नीति? वी कैन सम अप दैट भी, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो डिजिटल इंडिया है जी, हाउ वी कैन इनकलकेट द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फॉरेन वर्ल्ड,
how we can evolve and emboss our value system and values, our culture and all that. तो सभी को जब हम एक इकट्ठा करेंगे तो उसके साथ बेटर ही बेटर होगा, उसके साथ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी. नॉलेज इज़ समथिंग विच इज़ हम कहते हैं भी नॉलेज तो बांटने के साथ बढ़ती है जी. दुख बांटने के साथ काम होता है जी. लेकिन नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉलेज ग्रोइंग. तो जब हम उस इकोसिस्टम में काम करेंगे, कर रहे हैं, इस पॉलिसी के तहत करने जा रहे हैं और पिछले सालों से कर रहे हैं जी, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंडियन यूथ टू ग्रो एंड एनहांस देयर नॉलेज एंड देयर स्किल्स. सर, समावेशी शिक्षा भी इस पॉलिसी की एक विशेषता है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी इंक्लूसिवनेस, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालिए. हाँ जी, इंक्लूसिवनेस में ऐसे है दैट पहले भी ऐसी पॉलिसियाँ रही हैं लेकिन इस NEP में थोड़ा सा और ज़्यादा जोर दिया गया है इंक्लूसिवनेस पर. दैट चाहे स्पेशल चाइल्ड है जी, चाहे वो पुअर है जी, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से है, चाहे वो दलित है, चाहे वो OBC है, चाहे वो जनरल कैटेगरी, यानी किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, जी, तो उसको समानांतर मौके दिए जाएं जी, सो दैट दे कैन एजुकेट देमसेल्व्स. स्कॉलरशिप स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी स्टार्ट करी हैं जी, जिसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हम बोलते हैं, जिसको जो SC एंड ST स्टूडेंट्स को जी, स्कॉलरशिप मिलते हैं. ये इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट. आई थिंक इट्स 50-50. जी, तो उसके साथ द GER हैज़ इम्प्रूव्ड ए ग्रेट डील. GER इज़ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मैं ये समझता हूँ कि 2016 में सॉरी, जी, ये 26.3 थी, 26.3 थी. जी, तो जो हमारा टीचा है GER का वो है 2035 तक 50%. इससे हरकुलियन टास्क, जी, हिमंग टास्क, बट डेफिनेटली by having this flexible mode of education, regulated mode of education, also the ODL and online education, skill based education, technical education. तो उसके साथ ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है बढ़ती जाएगी. टास्क बड़ा है लेकिन हम होंगे कामयाब. जी, ODL एंड ऑनलाइन में ओपन डिस्टेंस लर्निंग, पहले हम जिसको डिस्टेंस एजुकेशन बोलते थे, जी, जिन यूनिवर्सिटी को NAC A मिलता है या NAC A ज़्यादा मिलता है, हमको NAC A+ मिला हुआ है, जी, उनको ODL एंड ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने की इजाज़त मिलती है, UGC देती है, जी, हमको मिली हुई है. उसके साथ एनरोलमेंट बहुत बढ़ जाती है और स्टूडेंट जो डिस्टेंस एजुकेशन ODL में घर बैठे पढ़ सकते हैं. महीने बाद 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी उनको आना पड़ता है. जी, एंड ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी होती है जिसमें एक प्लेटफॉर्म से लेक्चर डिलीवर होता है. जी, स्टूडेंट वाइल बीइंग एट होम कैन स्टडी, रीड द लेक्चर्स, लिसन टू द लेक्चर्स ओके, एंड इवन राइट द प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें देखा जाएगा अभी शालिनी जी पेपर कर रहे हैं जी, तो कहीं ये उस पेपर पर तो नहीं, दूसरी निगाह उस तरफ तो नहीं कर रहे. जी, तो the eye contact is seen जी, that you are looking at your question paper only, not कि आप कॉपिंग कर रहे हैं. जी, तो बहुत बढ़िया है, आप घर बैठे लिटरेट हो रहे हैं. नए नए स्किल्स, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं, चाहे फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं. सो वाइल बीइंग होम यू कैन लिटरेट योरसेल्फ एंड एनहांस द GER as that of the vision of the government to raise it to 50% in 2035. तो विकसित भारत तो होगा ही. जी. सर, इस पॉलिसी को लाने के बाद क्या हम ऐसा बिलीव करते हैं बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा अब? हाँ जी, बच्चों पर जो जब हम कहते हैं कि लाइट एंड टाइट पॉलिसी, जी, तो बच्चों पर बोझ इस तरह से कम होगा विद दैट पहले एक बहुत ना ओवर स्ट्रक्चर्ड रिजिड सिस्टम था. हम सुनते थे भी, उसने कॉलेज में एडमिशन ली है जब हम व्हेन वी वर स्कूल गोइंग और व्हेन वी आर कॉलेज गोइंग, तो ये आर्ट्स पढ़ता है, ये साइंस पढ़ता है. जी, तो आर्ट्स वाले को इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री,
एंड उस तरह के पंजाबी, हिंदी, संस्कृत वो सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते थे। जी। ये साइंस वाला है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये या बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये कम्बिनेशन मस्त थी। अब इन कम्बिनेशन से निकलना डिफ़िकल्ट था। आई एम द पास आउट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। तो हमारे जो क्लास फेलो थे, अभी हमारी एल्यूमिनाई मीट हुई गोल्डन जुबली 2 महीने पहले जी। तो हमारे क्लास फेलो इतने बढ़िया सिंगर हैं, बट देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स टू स्टडी म्यूजिक, राइट। तो अब ये जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी, तो चाहे मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, चाहे मेरा इंटरेस्ट चेस में है, चाहे मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में है, तो मैं अपने सब्जेक्टों के साथ और लाइट सब्जेक्ट या डिफरेंट वेरिड सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूँ। तो मेरे पर वो बोझ नहीं है जी, मेरे पर वो बोझ नहीं है जो इट वाज मैंडेटरी, रिजिड था, नहीं आपको यही करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री नहीं ले सकते जी। It was like that. So it is a great deal of self-supporting system for the students. जी. And मैं समझता हूँ with that light and tight, लेकिन accountability साथ में है इसमें जी। ये भी नहीं है भी डिग्री वैसे ही डिग्री मिल जाएगी आपको, बिल्कुल। इट विल बी ए ड्यूली रेगुलेटेड सिस्टम। जैसे ऑनलाइन ODL की मैंने बात करी, तो हमको वो 6 कोर्स जो UGC देती है वही 6 कोर्स हम पढ़ा सकते हैं। वो 11 ODL के कोर्स है वो ही पढ़ा सकते हैं। तो ये भी नहीं भी अपनी मर्जी से आप जो मर्जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट इसमें उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है दैट यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेजेस को, that you can have your own academic and administrative setup. जी। NEP में एक है भी, आप you can have your own NEP cell in your university, in your college, National Education Policy Cell, wherein जो भी पॉलिसी के वर्टिकल्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप उस सेल के तहत, सेल इज़ लाइक अ गवर्नेंस सिस्टम, तो वो सेल के साथ आप तालमेल करके नए कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, 3 साल का करना चाहते हैं, 5 साल का करना चाहिए, 2 साल का पिक एंड चूज कर सकते हैं। एंड देन दैट रिपोर्ट विल बी गोइंग टू UGC जी। तो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी एज वेल फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू डू सो जी। डॉक्टर ज़ुरा सिंह, अब आपसे बात करके मन तो कर रहा है कि बहुत बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन फ़िलहाल समय इतना ही है। लेकिन आपने जो भी जानकारी आज हमें दी है और प्रकाश डाला हमारी जो ये नई शिक्षा पॉलिसी है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका समावेश किया गया है और बहुत सारे वर्ग हैं जिन्हें सरकार ने कवर किया है। और इस जानकारी के लिए और आज आपने जो अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में आकर हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज़ुरा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब आज का बढ़ते कदम कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।